नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा लास्ट वीडियो जिसमें मैंने राइटर क्रैम्प के बारे में डिटेल में आपको पूरी जानकारी दी थी, उसे आपने बहुत सराहा और बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके इसके बारे में और जानकारी मांगी है। तो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह खुल्लर एनएलपी मास्टर ट्रेनर आज फिर आपके सामने कुछ और जानकारियां लेकर आया हूं कि कैसे राइटर क्रैम्प एक फिजिकल इशू है, कंडीशन है या ये एक इमोशनल ब्लॉकेज है। जो अभी तक मेरी फाइंडिंग है उसके बारे में आपसे जानकारी शेयर करूंगा और उसके साथ-साथ में कैसे एनएलपी इसमें आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग कहीं पर भी एनएलपी का रोल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे दवाई, एक्सरसाइज, मेडिटेशन के साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हुए एनएलपी को अभी तक हमने नहीं देखा है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं कि इस कंडीशन के अंदर में मेरी फाइंडिंग क्या रही है। पिछले 1 साल से मुझे कई लोगों का कॉल आया है जिनको कहीं न कहीं हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, अंगूठे में दर्द होना शुरू हो गया या उनका अंगूठा काम करना बंद हो गया और वो किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जब हम और समझते थे और बात करी मैंने उनसे और मैंने जब डीपर गया उनसे डिस्कशन में, केस स्टडीज़ में, तो मैंने ये पाया कि कहीं न कहीं वो अपने आप से, अपने काम से या अपने जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन में वो हैं, उससे वो कहीं न कहीं हताशा की ओर जा रहे हैं। और अभी वो श्योर नहीं है कि वो लाइफ़ में उस पर्टिकुलर काम में सक्सेस ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे, पहला। या वो जो भी काम कर रहे हैं, अब वो काम नहीं करना चाहते, किसी भी कारण से हो सकता है। जैसा मैं आपको शेयर करूँ कि एक लेडी जो जिसका मुझे कॉल आया, वो हरियाणा से थीं और उनको ये राइटर क्रैम्प का इश्यू था और वो नर्सिंग स्टाफ थीं। तो जब मैं उससे और बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इश्यू उनका तब शुरू हुआ जब उनकी सेकंड बेटी का जन्म हुआ। तो जब वो सेकंड बेटी का जन्म हुआ, उस टाइम पे आस-पास के सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए। उनके काम से लोग चाहते थे कि वो काम करे क्योंकि उससे पैसा अर्निंग आ रहा था, घर पे आ रहा था और वो एक अच्छे हॉस्पिटल में दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ में थी। पर कहीं न कहीं वो अपने आप से इस चीज़ को हताश थी कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मेरी बच्ची को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर इन लोगों को मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ़ काम चाहिए। ये सोच के साथ में वो अब काम नहीं करना चाह रही थी, अब वो गिव अप कर रही थी। ऐसे में उनको ये कंडीशन स्टार्ट हुई। सेकंड, ऐसी कंडीशन में जहाँ पर एक अकाउंटेंट थे और अकाउंटेंट एक उम्र तक वो अकाउंटेंसी कर रहे थे और अब ऐसे दौर में आ गए थे जहाँ वो चाह रहे थे कि अब उनका बच्चा सारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। अब वो उससे एक तरीके से रिटायरमेंट चाह रहे थे, पर फैमिली नहीं चाह रही थी कि वो रिटायर हों। तो उस कंडीशन में भी वो एक गिव अप वाली कंडीशन सिचुएशन आ गई थी। एक और कंडीशन थी जहाँ पर एक बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर, उनको एक टाइम में इतना सारा काम दिया गया जिसमें कि वो टाइपिंग का काम जो ऑनलाइन के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता रहा है। तो ऐसे में उनका काम जो पढ़ाने का था वो ना हो कर के एक क्लर्क का काम होता जा रहा था और उनको ये देख के बड़ा अपने आप से बुरा लग रहा था। और ऐसे में एक सीनियर जो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कह रहा है कि आप को यही काम करना है, अगर आप कर सकते तो करें, नहीं तो जॉब छोड़ दें। तो ऐसी कंडीशन में भी उनका अपने आप से गिव अप करने का दिल हो रहा था। लेकिन क्योंकि फैमिली भी सर्वाइव करनी है, बच्चों का भी खर्चा है और ऐसे में अब एक अच्छी भली नौकरी को वो कोरोना के दौर के अंदर में उसको नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे केस स्टूडेंट्स का भी आया मेरे पास जिन्होंने पिछले 3-4 साल से लगातार कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनमें वो सक्सेस नहीं पा रहे हैं। तो जब वो नहीं पा रहे हैं सक्सेस, तो अब उनके सामने एक और सिचुएशन आ रही है जहाँ पर कि उनको फिर अंदर से डर लग रहा है कि
हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर भी वो गिव अप की कंडीशन में आ गए हैं। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर भी गिव अप वाली कंडीशन हमारा मेंटली ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, वहाँ पर हमें ये इशू दिखना शुरू हो जाता है। वहाँ पर हमें हमारा बॉडी, हमारे माइंड का कमांड मानते हुए वो कहीं न कहीं गिव अप कर रहा है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं जहाँ पर हम ज़बरदस्ती अपने हाथ से एक हद से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंडीशन ऐसी है जो कि फिज़िकल डैमेज करती है। जैसा एक सितार वादक थी, उनका ये 2 उँगलियाँ पीछे की वो काम नहीं कर रही थी या उसमें पूरा नहीं उनको स्ट्रिंग से निकल के आ रहा था, तो उन्होंने उसको ज़बरदस्ती जो है बाँध के रखा कुछ टाइम के लिए और उससे उनका फिज़िकल डैमेज, नर्व डैमेज हो गया। तो ये एक नर्व डैमेज कंडीशन थी जहाँ पर कि पहला हो नहीं रहा था, कहीं न कहीं वो कुछ करना चाह रही थी पर कर नहीं पा रही थी और वो ज़बरदस्ती अब उस चीज़ को बॉडी को अपने ट्यून करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पर उनसे वो कंडीशन में नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में भी हम देख रहे हैं कि जहाँ हम फिज़िकल डैमेज की बात करें, वो भी कहीं न कहीं फिज़िकल डैमेज हो सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत अपने शुरुआत के दिनों में स्ट्रगल के दौरान में उन्होंने कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटी और जब वो ब्लॉक्स काटते थे, तो उस ब्लॉक्स काटते समय उनको ये लगता था कि वो उनकी जो पावर है, हाथ की जो स्ट्रेंथ है, वो कम होती जा रही है। और ऐसा उन्होंने जब महसूस करते थे, तो उन्होंने, क्योंकि वो इंजीनियर थे, इंजीनियर होके उनको ये काम करना पड़ रहा था, तो वो अपने मन के मुताबिक का काम नहीं कर रहे थे। तो ये भी उनके अंदर इस चीज़ को लेके कहीं न कहीं वो गिल्ट भी महसूस वो करते थे और वो महसूस करते थे कि शायद उनके हाथों की स्ट्रेंथ उस वजह से जा रही है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन्होंने देखा कि उनके हाथ से लिखना और काम करना मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं वो फिज़िकल जो लेबर है, वो भी हमारे को कहीं इश्यू दे सकता है, फिज़िकल हमारा इश्यू बन सकता है राइटर क्रैम्प को लेके। जहाँ हमारी उँगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और हम महसूस करते हैं कि अब ये काम नहीं हो सकता है। तो जहाँ उँगलियाँ टेढ़ी नहीं हैं, बिल्कुल सीधी हैं, नॉर्मल दिखने वाली हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर मैंने पाया है कि वो कंडीशन है जहाँ पर कि ये कोई न कोई इमोशनल ब्लॉकेज है। उस ब्लॉकेज से निकालना बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर कि फिज़िकल कुछ न कुछ डिफ़ॉर्मिटी आ चुकी है और जॉइंट्स कहीं न कहीं अब काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ये अब वो कंडीशन है जहाँ पर फिज़िकल डैमेज हो गया है और अब हमें फिज़िकल डैमेज के लिए काम करने की ज़रूरत है। इमोशनली उसको सपोर्ट कर सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो दोनों तीनों चीज़ें हैं, चाहे वो फिज़िकल डैमेज है, इमोशनल ब्लॉकेज है या हमारा गिव अप की कंडीशन है। इन कंडीशंस के अंदर हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा अलग होगी, क्योंकि जहाँ फिजिकल डैमेज है वहाँ पर हमें कोई ना कोई मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे एलोपैथी की लें, आयुर्वेदिक की लें या होम्योपैथी या यूनानी ले लें। उसके साथ में आपको एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि वो जो फिजिकल डैमेज है वो डैमेज कहीं ना कहीं आपको रिकवर करवाने की ज़रूरत रहती है। सेकंड उसके साथ में जो आता है वो आता है कि अब आपको अपने माइंड को भी कंट्रोल में लेके आने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आती है, जहाँ हम लोग मेडिटेशन करते हैं और उसके साथ-साथ एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। वैसे ही जहाँ सिर्फ़ इमोशनल ब्लॉकेजेस की बात है, वहाँ पर हमें उस स्टेट पे लेके जाने की खुद को ज़रूरत है कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये स्टार्ट होने का कारण क्या है? कब ये शुरू हुआ? कब उस समय मैं इमोशनल स्टेट मेरी क्या थी? या उस समय मैं क्या सोच रहा था और क्या मैं गिव अप करने की कंडीशन में आ गया था या मैं कहीं कुछ और इमोशनल ब्लॉकेजेस के साथ में था? जैसा एक और कंडीशन या एक और की केस स्टडी मैं ले रहा था, तो उसके अंदर उसने बताया कि मेरी जिनसे मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही है, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हूँ
और उनका सिलेक्शन हो चुका है किसी अच्छे गवर्नमेंट प्रोफेशन के अंदर में, लेकिन ये अभी तक उस प्रोफेशन में जिसमें वो जाना चाहते हैं, जिसके एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भी उनको फ्रस्ट्रेशन का कारण हो रहा है। ना सिर्फ़ ये फ्रस्ट्रेशन का कारण हो रहा है, इसके पीछे एक और कारण जो उन्होंने रिवील किया बाद में, वो ये किया कि क्योंकि वो लड़की एक एफ्लुएंट फैमिली से है, तो अगर वो गवर्नमेंट जॉब में लग भी जाएगा, तो भी उसकी फैमिली उनको एक्सेप्ट शायद ना करे। तो अंदर डाउट उनके वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ था। तो इसलिए वो पूरे तरीके से माइंड और बॉडी कनेक्शन ना रखते हुए माइंड ने पहले ही ये कह दिया कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी भी उनका साथ देना छोड़ चुकी है और वहाँ पर उनको प्योर और प्योर एनएलपी या साइकोलॉजिकल हेल्प लेने की ज़रूरत रहेगी। तो दोस्तों हम ये मान के चलें कि राइटर क्रैम्प को ना पेरेंट्स समझते हैं, ना डॉक्टर समझते हैं। डॉक्टर्स को भी लगता है कि ये है कंडीशन या नहीं है, जब तक क्योंकि फिज़िकल जब तक डिफ़ॉर्मिटी नहीं आती है, तब तक उनको भी ये मानना बड़ा मुश्किल होता है कि ये बच्चा या ये व्यक्ति सच में ऐसी बात कर रहा है या कहीं वो सिर्फ़ अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपने पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन से वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए इस चीज़ को मानना और एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि एनएलपी का रोल क्या हो सकता है राइटर क्रैम्प को ठीक करने में। ये कॉम्प्लीमेंट्री किस तरह से काम कर सकता है अलोंग विद मेडिसिन और मेडिटेशन और एक्सरसाइज। तो दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कि देयर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही एक सिस्टम में काम करती हैं। तो अगर हमारे माइंड में कुछ चल रहा है या कुछ समझ रहा है कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस कंडीशन को समझ के वो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है। जैसा हमने सुना होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि रात को आप अपने पिल्लो को कह के सोते हैं कि मुझे सुबह जगा देना, तो आपकी नींद सुबह समय से पहले, अलार्म से पहले खुल जाती है। क्यों? वो इसलिए खुलती है क्योंकि आपने पिल्लो को कहा है। तो ये कहा किसको है? पिल्लो को कहा है या अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दी है। तो जैसे ही आपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दी, वैसे ही माइंड ने बॉडी को जगा दिया सुबह। तो ऐसे ही इसका रिवर्स जो काम करता है, वो ये करता है माइंड हमारा काम नहीं करवाना चाहता है बॉडी से। तो अब वो क्या करता है, अब वो कई तरीके से बॉडी के अंदर में वो सिक्रीशंस पैदा करता है जिससे वो पेन जनरेट होती है। वो अंगूठा बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाता है, नर्व्स एकदम से कनेक्शन हमारा ब्रेक हो जाता है। तो ये कनेक्शन ब्रेक होना, पेन करना, ये सारा का सारा हमारा माइंड उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और माइंड क्यों कंट्रोल कर रहा होता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में उस पर्टिकुलर काम को लेके या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, उस पर्टिकुलर कंडीशन को लेके एक्सेप्टेंस में नहीं होता है। और जैसे वो एक्सेप्टेंस में नहीं होता है, वैसे ही वो हमारे लिए इशू क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में मैंने जिन लोगों के साथ में केस स्टडीज़ ली है, उनके अंदर में ऐसे कई सिचुएशंस आई हैं, ऐसे कई लोगों ने अपने बारे में शेयर किया है, जहाँ पर वो एक समय के बाद में उनके पास में कोई अल्टरनेट ऑप्शन उन्होंने छोड़ा ही नहीं। और अभी के तौर पे मैं देखूँ तो बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे ऐसे यंग लोगों का मेरे पास में कॉल आया है जो किसी न किसी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं और अब जब कोरोना का फेस आया तो बिल्कुल ही वो क्लूलेस हो गए हैं कि आगे कंडीशंस क्या होने वाली हैं। तो जैसे ही वो कंडीशंस उनको दिखती हैं, वैसे ही वो अपना मेंटली उस चीज़ को लेके बार-बार, बार-बार, बार-बार सोच के और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो वो वहीं पर गिव अप की कंडीशन में आ जाते हैं।
और जैसे वो गिव अप की कंडीशन में आते हैं, वैसे वो कोई ना कोई बॉडी के अंदर में पेन, बुखार कुछ ऐसा जनरेट करना शुरू करता है, हेडेक शुरू कर देता है। तो ऐसे में अंगूठे का जहाँ जिन भी कंडीशन में जिन भी लोगों का काम पड़ता है, उनका मेजर फ़ोकस में अंगूठा या हाथ होता है और वो जिस चीज़ से काम लेते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों एनएलपी की कौन-सी टेक्निक्स ऐसी हैं जो हमें इस चीज़ से निकाल सकती हैं? पहली चीज़ एनएलपी की कंडीशन तक जाने से पहले हमें पेरेंट्स को और डॉक्टर्स को भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या ये सच में पेन है या ये बहाना मार रहे हैं। या क्योंकि ये काम नहीं करना चाहते, ये अपना आगे नहीं बढ़ना चाहते, इस वजह से ये बहाना मार के चल रहे हैं या एक्चुअल में पेन है। क्योंकि पेन को नापने के लिए कोई भी अभी तक मीटर नहीं है। तो जब वो मीटर नहीं है, तो हमारे लिए ये पता करना कि रियल पेन है या ये साइकोसोमेटिक पेन है, वो नहीं समझ में आता। तो जब हम इसको पेरेंट्स को मैं इस चीज़ को मैं कहूँगा कि वो इसको सीरियसली समझें, देखें और पता करने की कोशिश करें कि ये क्यों है और बच्चे के दिमाग में इस चीज़ को लेके क्या चल रहा है। जैसा मैंने एक फैमिली के पास में गया था और उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया कि उनकी बेटी का अंगूठा में पेन हो रही है, बहुत पेन होती है और एग्ज़ामिनेशंस के जस्ट पहले ही बहुत पेन होनी शुरू हो जाती है। तो उनका जस्टिफ़िकेशन ये था कि एग्ज़ामिनेशन से पहले वो लिख-लिख के देखती है, तो उस वजह से उसको पेन होता होगा। लेकिन जब हमने उनकी कॉपियाँ देखी तो उसमें पता लगा तो कॉपीज़ में तो वो ऑलमोस्ट रोज़ ही उतना काम करती है और स्कूल का होमवर्क जो करती है उसमें भी उतना ही उसको लिखना पड़ता है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन के दौरान ऐसा क्या होता है जिस वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है? तो समझने में ये आया कि क्योंकि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में या उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में नहीं है, उनका इंटरेस्ट कुकिंग और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है। तो पेरेंट्स के जैसे ही इस चीज़ को समझने के बाद, क्योंकि उससे पहले वो उसको डाँटते थे, डँटते थे और उसको कोशिश करते थे कि वो कन्विंस हो जाए कि ये पेन उनकी है और गोली खा के वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन क्योंकि ये गोली की पेन नहीं थी, ये दवाई की पेन नहीं थी, ये एक ऐसी पेन थी जिससे वो साइकोलॉजिकली गुज़र रही थीं। तो जैसे ही हमने उनको बोला कि आप इनको थोड़ा-सा कुकिंग के अंदर में भी क्लासेस जॉइन करवाइए, तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया और मानने के बाद उन्होंने ये उनको एक ऐसी क्लासेस में अटेंड करने के लिए एनरोल करवा दिया, जहाँ पे कि कुकिंग की और शेफ़ की क्लासेस लगती थी। तो जिससे वो बहुत ही अपना खुश हुईं और खुश होने के साथ-साथ में उनके अंदर जो चेंज आया, वो ये चेंज आया कि अब उनको पेन नहीं होती थी। तो जब वो पेन नहीं होती थी, तो उनके पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये पेन किसी और कारण की थी, ये पेन फिज़िकल पेन नहीं थी। तो ऐसे ही मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ की गहराई तक जाने की कोशिश करें कि अगर ये लगातार बच्चा कंप्लेंट कर रहा है और ये ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन या जैसे-जैसे एग्ज़ामिनेशन करीब आते हैं, उस दौरान होती है या जब वो पब्लिक के सामने लिखने की या साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनको ये कंडीशन आती है, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये पेन इमोशनल ब्लॉकेज या साइकोलॉजिकल हो सकती है। इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल हेल्प या एनएलपी की हेल्प आप ले सकते हैं। तो एनएलपी के तौर पे जब हम बात करते हैं कि कैसे हेल्प करती है, पहली चीज़ एनएलपी हमें बिलीव्स को समझने में बच्चे के या जिस भी व्यक्ति को ये कंडीशन हो रही है कि उनका बिलीव्स क्या कहता है, उनका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। तो उनके थॉट प्रोसेस को समझते हुए उनके बिलीव्स जो कि लिमिटिंग हैं, जो उनको रोकते हैं हाथों का या अपनी बॉडी का पूरा इस्तेमाल करने में, उनके लिए वो काम करता है और नए बिलीफ उनको डिज़ाइन किए जा सकते हैं, उनके कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में एम्बेड किए जा सकते हैं, जिससे कि वो इस चीज़ को समझ सकें और बॉडी उनके माइंड के मुताबिक काम कर सके। सेकंड जो काम करते हैं, वो ये करता है कि जहाँ से वो शुरू हुआ है, जिस कंडीशन से शुरू हुआ है, मैंने
जब बात की लोगों से तो वो बहुत क्लियरली बता पाते हैं, चाहे वो 15 साल 20 साल पुरानी बात हो, कि किस तरह से कभी वो बहुत अच्छा लिख पाते थे और बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग होती थी उनकी, लेकिन एक बार कहीं उनकी हैंडराइटिंग बिगड़ी तो उनको लोगों ने कॉन्शियस कर दिया कि आपकी हैंडराइटिंग अब वैसी नहीं रही, और नेगेटिव कमेंट आया, तो उन नेगेटिव कमेंट्स को वो पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और धीरे 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 उनकी राइटिंग और ख़राब होती गई और एक टाइम के बाद में वो लिखना छोड़ दिया। तो जब हम उनसे सोर्स पूछते हैं तो बहुत क्लियरली ये बता पाते हैं कि कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। तो ऐसे में ही हम ये देखते हैं कि वो जो जहाँ वो स्टार्ट हुआ है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से हमें निकलने की ज़रूरत है। तो एनएलपी की टेक्निक है जिसमें हम लोग टाइमलाइन थेरेपी लगाते हैं, या हम लोग डिसोसिएशन टेक्निक लगाते हैं, जिनके थ्रू हम वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं और एक लर्निंग लेके लाइफ के आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, अगर हमारी बॉडी ने बहुत तरीके से एंकर कर लिया, तो अब हम मानते हैं कि एंकरिंग होता क्या है? अगर सिंपल शब्दों में बात करें, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप कोई गाना सुनते हैं और गाना सुनते ही एकदम से आपको पुरानी कोई बात याद आ जाती है, या कोई एक पर्टिकुलर होटल में गए हो, रेस्टोरेंट गए हो, वहाँ पे आपने कोई एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आई और एकदम से आपको वो फ्रेग्रेंस किसी और याद में ले जाती है, तो वो हम कहते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर याद या सिचुएशन के साथ में आपके माइंड ने एंकर कर रखा है। तो ऐसे ही हम लोग अच्छी के साथ-साथ बुरी यादों के साथ में भी एंकर हो जाते हैं। तो उन पॉइंट्स पे जहाँ हम लोग एंकर हो चुके हैं और बुरी यादों में एंकर हो गए हैं, जैसे एक डॉक्टर साहब थे जो सर्जन हैं और एमबीबीएस के बाद में जब वो एमएस के लिए गए और रेज़िडेंट हुए, तो जिनके अंडर वो काम कर रहे थे उन्होंने उनको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अ, म उनको म टोकते थे और बहुत बुरा-भला भी कहते थे पूरे पेशेंट्स के सामने, तो उनको बड़ा बुरा लगता था कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं सिंपल ग्रेजुएट, या मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एडुकेटेड नहीं हूँ। तो वो मुझे बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे चपरासी को ट्रीट करते हैं, और पेशेंट के सामने जब वो करते थे तो उनको और ज़्यादा बुरा लगता था। तो ऐसे में उनके प्रिस्क्रिप्शन लिखने के टाइम पे उनको वो इश्यू होता था, और अगर कभी उनको वो ध्यान में आ जाते थे वो डॉक्टर, तो वो लिखना उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में वो, और लेकिन अगर वो सर्जरी करते हैं तो सर्जरी बहुत क्लीन करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं सर्जरी। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं तो वो एंकर हो चुके हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। उनको वहाँ से निकालने के लिए हमें कोलैप्सिंग एंकर की टेक्निक की ज़रूरत है। तो अगर हम कोलैप्स करते हैं, कोलैप्सिंग एंकर करते हैं, उसके अंदर में जो प्रैक्टिशनर है उसको सामने बैठ के ही उसको करना पड़ता है, उसके बगैर में नहीं हो सकता है। चौथी चीज़ जब हम बात करते हैं कि विज़ुअलाइज़ेशन के साथ में, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हम लोग फ्यूचर को विज़ुअलाइज़ करते हैं, पास्ट को छोड़ के आगे की तरफ देखते हैं और एक अ, खूबसूरत भविष्य को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार हम इसलिए स्टक हो जाते हैं कि हमको लगता है कि रास्ता ही नहीं है आगे। अगर मैं ये पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन अगर क्लियर नहीं कर पाया तो मेरे पास में ज़िंदगी में कुछ और करने के लिए नहीं है, या ये करने के बाद में भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कर भी लूँगा तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे केस के अंदर में हमें उन्हें फ्यूचर की तरफ लेके जाने की ज़रूरत होती है, फ्यूचर पेसिंग हम लोग करते हैं, जिससे कि फ्यूचर पेसिंग से उनकी क्षमताओं को और उनके आने वाली संभावनाओं को हम उनके सामने रखते हैं, जिससे कि वो अपनी उस कमी को, उस समय को निकलते हैं वहाँ से और एक ब्राइट फ्यूचर को देख पाते हैं। तो ऐसे समय में जब हम लोग अभी कोरोना के दौर से निकल रहे हैं, तो कोरोना के दौर के अंदर में ये बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि लोग, बच्चे जहाँ पर कि फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी उनको नज़र आ रही है, वहाँ पर राइटर क्रैम्प जैसी इश्यूज़ बहुत हद तक निकल के आ रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ों में नहीं, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा है, जो मेरे सामने आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, सामने रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, और
बच्चे इस चीज़ से परेशान नज़र आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके जो भी सवाल हों, जो भी रिक्वायरमेंट हो, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके जिन लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत है। इसके साथ-साथ आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में एनएलपी की वो टेक्निक्स और उसके साथ-साथ कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपको शेयर करूँगा। जो लोग मेरे से डायरेक्ट नहीं आ सकते मेरे पास में, मुझे मिल नहीं सकते, या किसी भी एनएलपी प्रैक्टिशनर के पास में कंसल्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली पर्सनली जाके, वो अपने लेवल पे उसको थोड़ा यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके उनको उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, और मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से आपको मदद मिले और आप राइटर क्रैम्प जैसे इश्यू से, कंडीशन से आप बहुत जल्दी बाहर निकल के एक खूबसूरत ज़िंदगी को एन्जॉय करें। थैंक यू।